नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 3 जुलाई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले भारत के पेटेंट कानून में किस तरह के बदलाव करने चाहिए, इसको आधार बनाकर के जो न्यूज आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। रोगाणुरोधी प्रतिरोध को आधार बनाकर के जो न्यूज आया है उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। G7 के द्वारा जो एक विकास योजना शुरू की गई है उसका असर भारत पर क्या पड़ सकता है, इसको आधार बनाकर के जो न्यूज आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। यूक्रेन पर रूस के द्वारा जो हमला किया गया है उसके बाद नाटो और मजबूत हुआ है, इसको आधार बनाकर के जो न्यूज आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और क्लाइमेट ओवरशूट से जुड़े हुए न्यूज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है इंडियाज पेटेंट लॉ सेफगार्ड्स अंडर फायर। और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सरकारी नीति से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके द्वारा पेटेंट कानूनों में बदलाव करने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। यहां पर जो 2 महत्वपूर्ण सुझाव आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा दिया गया है उसमें एक सुझाव ये है कि भारत को जो है अपने पेटेंट अधिकारियों की संख्या को यहां पर बढ़ाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो पेटेंट लेने में जो है बहुत अधिक समय लगता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम भारत में पेटेंट देने में समय की बात करें तो यहां पर यह बताया गया है कि भारत में कुछ मामले ऐसे भी हैं जो पेटेंट से जुड़े हुए हैं, वहां पर जो है पेटेंट देने में 58 महीने तक का समय लग जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में पेटेंट अधिकारियों की कमी है जो इसकी पूरी जांच करते हैं। अगर हम चीन, अमेरिका और जापान की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि चीन और अमेरिका में जो है यह जो अवधि है वह मात्र 20 महीने की है, जबकि अगर हम जापान की बात करें तो यह अवधि 15 महीने की है। तो यहां पर जो पेटेंट अधिकारियों की कमी है वो साफ साफ दिखता है। और यहां पर आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा है कि हमें जो है भारी मात्रा में पेटेंट अधिकारियों की जरूरत है। इसके अलावा जो दूसरा सुझाव यहां पर दिया गया है वो ये है कि मान लीजिए किसी कंपनी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा पेटेंट के लिए आवेदन किया जाता है जो कि अभी लंबित है, तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति उस पेटेंट आवेदन की वैधता को चुनौती देना चाहता है तो उसके लिए जो है यह समय सीमा मात्र 6 महीने की होनी चाहिए। मतलब कि मान लीजिए किसी कंपनी ए ने आज के दिन पेटेंट के लिए आवेदन किया तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि उस दिन से लेकर के 6 महीने के अंदर जो है अगर कोई व्यक्ति इसे चुनौती देना चाहता है तो उसे इतना वक्त देना चाहिए, यानी कि 6 महीने का समय देना चाहिए। तो ये बात भी यहां पर कही गई है। और इससे यह फायदा होगा कि भारत में जो पेटेंट के मामले लंबित रहते हैं बहुत सालों तक, उसमें जो है यहां पर कमी आएगी। यहां पर आर्थिक सलाहकार परिषद का यह कहना है कि अगर हम अपने देश में पेटेंट देने की प्रक्रिया को तेज करते हैं तो इससे जो है सरकार को पैसे भी मिलेंगे, यानी कि उन्हें राजस्व की प्राप्ति भी होगी। आपको ध्यान में रखना है इस डेटा को जिसमें यह बताया गया है कि आखिर भारत में जो है एक वर्ष में यानी कि 2021 में कितना पेटेंट दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि भारत के द्वारा 2021 में जो है मात्र 30,000 के करीब पेटेंट जो है दिए गए हैं। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहां पर यह संख्या 3.5 लाख है। और अगर हम चीन की बात करें तो यहां पर यह संख्या लगभग 5.3 लाख है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में, यूएस में और चीन में जो है पेटेंट जो दिए जाते हैं उसमें कितना ज्यादा अंतर है। इसी तरीके से अगर हम पेटेंट ऑफिसर की संख्या को देखें तो भारत में जो है पेटेंट ऑफिसर की संख्या लगभग 858 है, जबकि अगर हम यूएस और चीन की बात करते हैं तो यहां पर जो पेटेंट ऑफिसर हैं जो कि सारी बातों की छानबीन करके पेटेंट देते हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो ये जो एक कमी है इसे हमें यहां पर दूर करना है। यहां पर यह कहा गया है
कि भारत में लगभग 1.6 लाख ऐसे पेटेंट एप्लीकेशन हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, बैकलॉग हैं, और उन्हें जो है जल्द से जल्द हमें पेटेंट मुहैया कराना है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेटेंट ऑफिसर की आवश्यकता है। यहां पर यह भी कहा गया है कि अगर हम पेटेंट देने की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाते हैं, उसमें तेजी लाते हैं, तो इससे भारत को क्या होगा, फायदा होगा। भारत में जो इनोवेशन है उसको जो है क्या होगा, फायदा होगा। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जिसको कि इस न्यूज में उठाया गया है। यहां पर यह कहा गया है, खास करके दवाओं के मामले में, कि अगर जो है बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से अगर पेटेंट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ दवा कंपनियां ऐसी हैं जिनकी मोनोपोली जो है, यानी कि एकाधिकार इस क्षेत्र में बन सकता है। और भारत में जिस तरीके से सस्ती दवाइयां छोटी छोटी कंपनियों के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं उसमें कमी आ सकती है। यहां पर यह कहा गया है कि दुनिया भर में जो है भारत के द्वारा भारी मात्रा में सस्ते दवाइयों की आपूर्ति की जाती है। भारत में खुद जो जेनरिक दवाइयां हैं उनकी आपूर्ति की जाती है। जैसे जो कैंसर के दवाइयां हैं जो कि काफी महंगी मिलती हैं, उन्हें भी हम सस्ते में बना करके अपने देश और दुनिया के देशों को निर्यात करते हैं। अब यहां पर अगर हम चिकित्सा उत्पाद में अगर आसानी से पेटेंट देने लगेंगे बिना ज्यादा छानबीन किए, तो हो सकता है कि कुछ कंपनियों का मोनोपोली यानी कि एकाधिकार इस क्षेत्र में बन जाए, जिससे कि दवाइयों की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका नुकसान जो है हमारे देश की जनता को भुगतना पड़ सकता है। और इसी को लेकर के यहां पर चिंता जताई गई है कि जो ये सुझाव दिया गया है आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा, तो हमें यह देखना होगा कि कहीं खास करके दवाइयों के मामले में कि कहीं इससे जो है दवाइयों के क्षेत्र में मोनोपोली ना बन जाए, एकाधिकार ना बन जाए, जिससे जो सस्ती दवाइयों की उपलब्धता है हमारे देश में उसमें कमी ना आ जाए। तो यह एक नकारात्मक प्रभाव है जिसको कि यहां पर आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है वाई इंडिया शुड सपोर्ट एंटीबायोटिक्स डेवलपमेंट, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि हम चर्चा कर रहे हैं रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में। आप सभी जानते हैं कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध किसी भी सूक्ष्मजीव यानी कि बैक्टीरिया है, वायरस है, उसके द्वारा रोगाणुरोधी दवाओं, जैसे हम उनके इलाज के लिए जो एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल का उपयोग करते हैं, उसके खिलाफ प्राप्त प्रतिरोध है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी सूक्ष्मजीव यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से संक्रमित होता है, तो उसके इलाज के लिए जो हम एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल दवाइयों का उपयोग करते हैं वह जो है कारगर नहीं रह जाते, क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो जो है इनके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न कर लेते हैं। और यहां पर यह देखा गया है कि अभी जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं जिनका उपयोग जो है इन इन्फेक्शन में इलाज के लिए किया जाता है, वह भारी मात्रा में जो है इनइफेक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीव हैं उन्होंने जो है इनके प्रति रोगाणुरोधी प्रतिरोध उत्पन्न कर लिया है। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध है यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, उसके कारण गरीब देशों में, मध्य आय वाले देशों में बहुत ही ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, और एक तरीके से इन देशों में यह एक सार्वजनिक संकट बनकर के उभरा है। यहां पर एक रिपोर्ट की चर्चा की गई है, आपको ध्यान में रखना है कि ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यह जो प्रोजेक्ट है उसमें जो रिसर्च किया गया और उसकी रिपोर्ट में पाया गया कि 2019 में लगभग 4.95 मिलियन लोग कम से कम एक दवा प्रतिरोधी संक्रमण से पीड़ित थे, और AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण पूरी दुनिया में लगभग 1.27 मिलियन लोगों की मौत हुई। तो यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा यह बनकर के उभरा है। स्वास्थ्य को अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट जो है बनकर के ये उभरा है,
और इसे दूर किया जाना बहुत ही जरूरी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी इससे बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा कि कोविड-19 से तो लोग मरे ही हैं, लेकिन बहुत सारे जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुए थे उस समय, उसके कारण भी लोगों की जानें गई हैं। यहां पर एक डेटा है जिसमें यह दिखाया गया है कि जो एंटी माइक्रोबियल स्टांस है उसके कारण पूरी दुनिया में किस तरीके से लोगों की जानें गई हैं। यहां पर यह बताया गया है कि लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण लगभग 4 लाख लोगों की मौत हुई है और इससे जुड़े हुए मामलों में जो है लगभग 15 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। उसी तरीके से ब्लड स्ट्रीम में जो इन्फेक्शन होता है उससे भी डायरेक्टली 3.7 लाख लोगों की मौतें हुई और इससे जुड़े हुए मामले में लगभग 15 लाख लोगों की मौत हुई। आप देख सकते हैं कि अगर हम एंटी माइक्रोबियल स्टांस से होने वाली मौतों की बात करें तो जो सब सहारा अफ्रीका के देश हैं या फिर साउथ एशिया के देश हैं वहां पर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। यानी कि जो निम्न आय वाले देश हैं, जो मध्यम आय वाले देश हैं, वहां पर जो है ये एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट बनकर के उभरा है। यहां पर एक रिपोर्ट ये भी कहता है कि 2050 में हर साल जो है लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं इस रोगाणुरोधी प्रतिरोध से मरेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये डेटा दिया गया है कि 2050 में जो है सबसे ज्यादा जो लोगों की मौतें होंगी वो या तो कैंसर से होंगी या फिर रोगाणुरोधी प्रतिरोध से होंगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से रोगाणुरोधी प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है यह एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट बनकर के उभरा है। और इस न्यूज में इस बात की चर्चा की गई है कि अगर हमें AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटना है तो हमें जो है नए एंटीबायोटिक दवाओं के अनुसंधान और उसके विकास में ज्यादा खर्च करने होंगे, उसमें निवेश करना होगा। पूरी दुनिया के लिए यह बात कही गई है, भारत सहित। यहां पर यह कहा गया है कि अगर हमें इस संकट से निपटना है तो पूरी दुनिया को और भारत को भी एंटीबायोटिक दवाओं के अनुसंधान में, उसके विकास में और किस तरीके से ये दवाएं समान तरीके से सभी लोगों तक पहुंच सकें उसको लेकर के काम करने की जरूरत है, उसमें जो है निवेश करने की आवश्यकता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में बहुत ही ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो कि काफी अच्छा काम करती हैं। यहां पर यह कहा गया है कि भारत सरकार को जो है उन्हें एंटीबायोटिक दवाओं के अनुसंधान और उनके उत्पादन के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर हमारे देश की कंपनियां नए एंटीबायोटिक दवाओं को बनाने को लेकर के अनुसंधान करती हैं तो भारत के लिए यह बहुत ही अच्छी बात है। आपको ध्यान में रखना है कि चूंकि जो एंटीबायोटिक दवाओं का जो निर्माण होता है और उसमें जो निवेश होता है उसमें बहुत ही कम रिटर्न मिलता है और इसी को देखते हुए जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं वह जो है AMR क्षेत्र से बाहर हो गई है। यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए जो नई एंटीबायोटिक दवाओं की हमें जरूरत है वे जो है इसमें ज्यादा रिसर्च नहीं करती हैं। और यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि वर्तमान में जो भी एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती हैं उनका लगभग जो है 80% छोटी बायोटेक कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है और जो नए विकास भी हो रहे हैं, अनुसंधान कार्य भी हो रहे हैं, वो भी जो है इन छोटी छोटी बायोटेक कंपनियों के द्वारा किए जा रहे हैं। हमें जो है इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है और तभी जाकर के जो नई एंटीबायोटिक दवाएं हैं उनके अनुसंधान में तेजी आएगी, उनके निर्माण में तेजी आएगी और ये जो एक एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जिसके कारण बहुत ही ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं, हम उन्हें रोक पाएंगे। क्योंकि अभी जो एंटीबायोटिक्स हम यूज कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है ये जो सूक्ष्म जीव हैं वे जो है प्रतिरोध उत्पन्न कर चुके हैं और अब हमें जो है नई दवाओं की आवश्यकता है, नई एंटीबायोटिक्स दवाओं की आवश्यकता है जिसका उपयोग करके हम इनके संक्रमण का इलाज करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से जो AMR की समस्या है जो आगे चल करके काफी विकराल होने वाली है उससे हम निजात पा सकते हैं।
आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है हाउ विल G7 डेवलपमेंट प्लान इम्पैक्ट इंडिया। और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G7 देशों ने जो है अभी हाल में ही एक योजना को लॉन्च किया है जिसका नाम है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि PGII। और इस योजना का मकसद ये है कि जो विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं उनके लिए जो है उनको लोन देना, यानी कि धन मुहैया कराना। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 27 जून को जो है इस परियोजना को शुरू किया गया और यहां पर यह कहा जा रहा है कि यह जो योजना है वह कहीं ना कहीं चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको जो है काउंटर करने के लिए लाया गया है। अगर हम G7 के द्वारा लाए गए PGII यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो घोषणा है वो पहली बार पिछले साल जून 2021 में यूके में जो G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था उसके दौरान किया गया था। लेकिन उस समय जो है इसे कहा गया था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी कि B3W। लेकिन जो है यह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया क्योंकि जो है इस योजना की समयावधि क्या है, किस तरीके से योजनाओं को लागू किया जाएगा, धन कहाँ से आएगा, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्पष्टता इसमें नहीं थी। और अभी जो है इस वर्ष जो है G7 के द्वारा एक नए तरीके से जो है इसी योजना को लॉन्च किया गया है जिसके तहत विकासशील देशों में जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं उनको जो है धन मुहैया कराया जाएगा। अब जैसे हमने बात की कि इसे जो है चीन का जो BRI योजना है उसके खिलाफ माना जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आखिर ये BRI योजना क्या है। आपको याद होगा कि चीन ने जो है 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया था जिसका उद्देश्य ये था कि यूरोप में रोम से लेकर के पूर्वी एशिया तक जो चीन का प्राचीन व्यापार मार्ग था उसको पुनर्जीवित करना। और यहां पर चीनी सरकार ने यह कहा कि वह विभिन्न देशों में जो है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को जो है ऋण उपलब्ध कराएगा इस योजना के तहत, ताकि ये जो पुराना व्यापार मार्ग था उसे जो है फिर से पुनर्जीवित किया जा सके। और आपको ध्यान में रखना है कि इसी योजना के तहत बहुत सारे छोटे छोटे देशों को जो है लोन दिया गया। कई देशों में जो है जो वहां की परियोजनाएं थी वे जो है चीनी कंपनियों को दिए गए ठेके पर। और कहीं ना कहीं इसी योजना की वजह से वैश्विक स्तर पर चीन ने जो है अपनी छाप छोड़ने में कामयाबी मिली चीन को। तो यहां पर यह देखा गया है कि जो BRI है वह चीन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया था। चीन जो है इससे बहुत सारे देशों के करीब गया, उसने जो है बहुत सारे देशों को लोन दिया और पूरी दुनिया में जो है वैश्विक स्तर पर जो चीन का कद है उसमें काफी इजाफा हुआ। और उसी को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं G7 के देशों के द्वारा जो है इस तरह की योजना लाई गई है। अब यहां पर मुख्य जो प्रश्न है वो ये है कि आखिर भारत को जो है इससे क्या फायदा हो सकता है। अगर हम इस योजना की बात करें तो यहां पर जो अमेरिकी अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि इस योजना का जो प्रमुख 4 प्राथमिकताएं हैं वो ये हैं कि यह योजना जो है जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के काम करेगा, डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर के काम करेगा, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर के काम करेगा, पूरी दुनिया में जो लैंगिक समानता है और जो इक्वलिटी है यानी कि समानता है उसको लेकर के काम करेगा, जो कि भारत का भी प्राथमिकता है। यानी कि यहां पर भारत को डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत में जो परियोजनाएं चलेंगी उसको इसके तहत फंडिंग दिया जाएगा। और यहां पर यह कहा गया है कि यूएस की जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वह जो है भारत में जो है एग्रीटेक और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी में 30 मिलियन तक का निवेश करेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से यह भी कहा गया है कि सितंबर 2022 तक भारत को लगभग जो है $65 मिलियन जो है इस योजना के तहत मिलेंगे और 2023 तक
भारत को जो इस योजना के तहत मदद है वो कम से कम 130 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो यहां पर यह कहा गया है कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के काम किया जा रहा है उसको भी यहां से फाइनेंस किया जाएगा, उसको भी फंड मिलेगा। और इसके साथ ही एग्रीटेक और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी में भी यहां पर भारत को जो है पैसे दिए जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर भारत के लिए भी कुछ बातें कही गई हैं। भारत को भी इस योजना से फायदा हो सकता है, लेकिन भविष्य में हमें यह देखना होगा कि आखिर यह योजना किस तरीके से आगे बढ़ती है। जिस तरीके से जून 2021 में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो एक फ्रेमवर्क था उसका हाल हुआ, कहीं वैसा ही हाल जो है इस योजना का भी ना हो जाए। तो यहां पर अभी देखना बाकी होगा कि जिस तरीके से चीन जो है एग्रेसिवली अपने BRI योजना को लेकर के आगे बढ़ रहा है, क्या ये जो G7 है वो अपने इस प्लान को लेकर के आगे बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ पाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है इज नाटो स्ट्रॉन्गर आफ्टर यूक्रेन इन्वेजन। और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतरराष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। और यहां पर इस बात को लेकर के चर्चा किया गया है कि क्या रूस के द्वारा जो यूक्रेन पर हमला किया गया, यानी कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसने कहीं ना कहीं जो नेटो है उसको फिर से पुनर्जीवित कर दिया है, उसे जो है फिर से एक मजबूत स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। और यहां पर इसी बात को लेकर के चर्चा की गई है। यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो रूस और यूक्रेन के युद्ध के पहले नाटो की स्थिति, उसमें जो कमियां थी वो क्या थी, और इस युद्ध के बाद जो है किस तरीके से नेटो जो है वह जो है बहुत ही मजबूत स्थिति को प्राप्त कर चुका है। यहां पर आप सभी जानते हैं कि इस युद्ध के पहले, यानी कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के पहले अगर हम नाटो की स्थिति को देखें तो यहां पर यह कहा गया है कि जिस समय अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उस दौरान यह देखा गया कि जो नेटो की स्थिति है वह पूरी दुनिया में कमजोर हो रही है। यहां पर उनके द्वारा यह साफ साफ कहा गया था कि नाटो के वे मेंबर जो कि नाटो के खर्च में जो है अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं उन्हें जो है नेटो से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें भी जो है युद्ध से पहले सुनाई देती थी, यानी कि जो नेटो की एक स्थिति थी वह काफी कमजोर होती जा रही थी। यहां पर यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से अमेरिका जो है अफगानिस्तान से बाहर निकला, उससे भी बहुत सारे लोगों को यह लगा कि जो नेटो की स्थिति है वह अब पूरी दुनिया में कमजोर हो रही है। लेकिन जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और जिस तरीके से इस हमले के बाद नेटो जो है एक बार फिर से चर्चा का विषय बना, उसने अपनी स्थिति को इस एरिया में मजबूत किया, उससे यह कहा जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह पहला मौका है जब नेटो जो है इतना मजबूत दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ है उसने नेटो की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको वापस लाने में मदद की है। अब यहां पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहां पर यह कहा गया है कि रूस के अलावा नेटो के जितने भी सहयोगी देश हैं उन्होंने यह कहा है कि वे जो नेटो की सैन्य जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए वित्त पोषण में कोई भी कमी नहीं करेंगे। यानी कि जितना जिसका हिस्सा बनता है, जिस देश का जितना हिस्सा है वह देश जो है नेटो को उतना पैसा देगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैंने आपसे अभी अभी कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने यहां तक ये धमकी दे डाली थी कि वैसे नेटो के सहयोगी देश जो अपना जो हिस्सा है, जो पैसे का हिस्सा उनके लिए एलोकेट है, वो अगर नहीं देते हैं नेटो को तो उन्हें जो है नेटो से निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहां पर इस युद्ध के बाद यह देखा जा रहा है कि नेटो के जो अन्य सहयोगी देश हैं, यानी कि यूएस को छोड़ करके जो अन्य देश हैं, वे भी जो है इसके वित्त पोषण के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है कि नेटो का जो सैन्य खर्चा है वो काफी बढ़ गया है। और यहां पर अगर हम अभी देखें तो नेटो को जो है लगभग 130 अरब डॉलर तक की जरूरत है अपने सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए। और यहां पर सभी देशों ने
यह जो है प्रतिबद्धता दिखाई है कि वे जो है सैन्य खर्चे में कोई भी कटौती नहीं करेंगे। इसके अलावा यहां पर नेटो ने यह भी घोषणा की है कि वह 2023 तक जो है, जो उसकी सेना की तैनाती है दुनिया के अलग अलग इलाकों में, उसे जो है 40,000 से बढ़ा करके 3 लाख के करीब ले जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। इसे हम देख सकते हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि नेटो जो है अपनी स्थिति फिर से मजबूत कर रहा है दुनिया के अलग अलग भागों में। जो तीसरी सबसे बड़ी बात यहां पर हुई है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद, वो ये है कि फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश जो कि काफी दिनों तक नेटो से बाहर रहे, वे भी रूस की वजह से नेटो के मेंबर बनने जा रहे हैं। लगभग 1 वर्ष के भीतर फिनलैंड और स्वीडन जो है नेटो के सदस्य देश बन जाएंगे और कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वह रूस और यूक्रेन के युद्ध का है। और यहां पर फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसकी सीमा सीधे सीधे रूस से मिलती है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से फिनलैंड की सीमा जो है रूस से मिलती है, और अगर फिनलैंड जो है नेटो का सदस्य बन जाता है, हालांकि ये बनेगा ही, तो यहां पर नेटो जो है वह जो है सीधे सीधे रूस के पास आ जाएगा। नेटो बहुत दिनों से यह कोशिश कर रहा था कि रूस को जो है उसके इलाके में घेरा जाए। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो रूस के आसपास हैं, वे नेटो के मेंबर हैं, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड जो सबसे करीब हैं रसिया के, वे जो हैं अभी तक नेटो के मेंबर नहीं बने थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस युद्ध के कारण नेटो का जो है मेंबर बनने के लिए अपनी कोशिशें शुरू की। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि शुरू में तुर्की ने जो है ये बात कही थी कि वे फिनलैंड और स्वीडन को जो है नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहता है, वो इसके विरोध में है, लेकिन तुर्की भी जो है अब इस बात पर राजी हो गया है कि फिनलैंड और स्वीडन जो है नेटो देशों में शामिल हों। तो एक तरीके से जो एक अवरोध था इन दोनों देशों को शामिल करने में, वो अवरोध भी कहीं ना कहीं इसी युद्ध के कारण समाप्त हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो यूक्रेन का वॉर है, यानी कि रूस के द्वारा जो यूक्रेन पर हमला किया गया है, वह कहीं ना कहीं नेटो को और मजबूत कर रहा है, और इसी बात की चर्चा इस न्यूज में किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज पर हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कैन डैमेज अर्थ स्पीसीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। हम हमेशा जो है जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के बातें करते रहते हैं। हम ये अनुमान लगाते रहते हैं कि अगर जो पेरिस एग्रीमेंट में एक जो सीमा तय की गई है कि हम जो है इस सदी के अंत तक जो है जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखेंगे, अगर वह पूरा नहीं होता है तो उसका असर दुनिया पर क्या पड़ेगा, इसी को लेकर के एक रिसर्च किया गया है। और यहां पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है उसमें काफी कमी नहीं आया है, उससे यह लगता है कि सदी के अंत तक जो पूरी पृथ्वी का तापमान है वह 2 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे चला जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं क्लाइमेट ओवरशूट। तो यहां पर तापमान बढ़ना जो है तय है, और यहां पर जो है रिसर्चर्स के द्वारा यह कोशिश किया गया है कि अगर मान लीजिए तापमान बढ़ता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, तो इसका असर जो है पृथ्वी पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर क्या पड़ेगा। और यहां पर इस बात का ही विश्लेषण किया गया है कि मान लीजिए अगर जो है तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है और फिर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके और अन्य बातों का इस्तेमाल करके अगर हम इसे फिर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लेकर के आते हैं तो क्या असर पड़ेगा। यानी कि दोनों चीजें यहां पर देखी गई हैं कि अगर तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तो इसका असर क्या होगा, और फिर जो है दुनिया के प्रयासों के बाद अगर पृथ्वी थोड़ी ठंडी होती है, यानी कि अगर बढ़ा हुआ तापमान कम होता है तो उसका असर क्या पड़ेगा पृथ्वी पर। और यहां पर यह देखा गया है कि अगर हमने तापमान के बढ़ोतरी को नहीं रोका तो यह देखने को मिलेगा कि पूरी दुनिया के अधिकतर जो जीव जंतु हैं वह इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। भले ही हम अपने प्रयासों के द्वारा
पृथ्वी के तापमान को थोड़ा ठंडा करे, लेकिन जो डैमेज है वह हो चुका होगा और हम फिर से ऐसी स्थिति में नहीं होंगे कि हम उन वनस्पतियों को, उन जीव जंतुओं को फिर से पा सकें। तो एक तरीके से यह समझाने का प्रयास किया गया है यहां पर कि अगर हमने जो है ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को नहीं रोका तो इसका असर जो है पृथ्वी को भुगतना होगा, जीव जंतुओं, वनस्पतियों को भुगतना होगा और अल्टीमेटली मनुष्यों को भुगतना होगा। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या रूस के युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने सुरक्षा गठबंधन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन को मजबूत किया है? इसका विश्लेषण करें। तो यहां पर हमने इस पर चर्चाएं की हैं। आप यह बता सकते हैं कि इस युद्ध के पहले नेटो की क्या स्थिति थी, जिसकी मैंने चर्चा की है, और आप यहां पर यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि युद्ध के बाद किस तरीके से नेटो का जो पावर है वो बढ़ा है, उसका एक्सपेंशन हुआ है, सारे जो इसके सदस्य देश हैं उन्होंने जो है इसको मजबूत बनाने को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो सभी बातों का आप यहां पर जिक्र कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्या है? रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रसार से संबंधित चिंताओं के बारे में चर्चा करें। तो यहां पर आप सभी डेटा का उपयोग करें। सबसे पहले आप ये समझाएं कि आखिर ये रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्या होता है और उसका प्रभाव जो है किस तरीके से दुनिया पर पड़ रहा है। तो जो मौतों का डेटा यहां पर मैंने आपको दिया है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अंतिम में जो भावी कदम में आप इस बात की चर्चा कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें AMR से बचने के लिए जो एंटीबायोटिक के रिसर्च के प्रोग्राम है उसको जो है फंडिंग करना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप आसानी से इसके उत्तर को भी लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको यहां पर बताई हैं, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। और अगर आज का सत्र आपको पसंद आया हो तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।